हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स मई 25 का आरटीपी. सो आई एम सीए साइली लिमय, फाउंडर एंड अकाउंट्स फैकल्टी एट सीए साइली सक्सेस मंत्रा प्रोफेशनल एकेडमी. सो पूरा आरटीपी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो उसका स्टार्टिंग आज कर रहे हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स. सो सबको पता होगा कि अकाउंट सब्जेक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1A 12 मार्क्स का क्या आता है, ट्रू और फॉल्स आता है विथ रीजंस. ओके, सो मई 25 आरटीपी में देखते हैं क्या क्या ट्रू और फॉल्स पूछे हैं. स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया are issued by the central government. So this statement is false. Okay, accounting standards for non corporate entities in India are issued by ICAI. ये सेंटेंस फॉल्स है, ये याद रखो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स for non-corporate entities in India are issued by Institute of Chartered Accountants of India. ICAI issue करती है for non-corporate entities, and for corporate entities CG सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया आर इशूड बाय ICAI. सो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है. सेकेंड देखो, कैश बुक इज सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक. तो दिस इज ट्रू. ट्रू कैसे? सब्सिडियरी बुक मतलब कैश ट्रांजैक्शन सबसे पहले हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज अ सब्सिडियरी बुक. एंड कैश बुक से ही आपको कैश एंड बैंक का बैलेंस मिलता है. सो कैश एंड बैंक का बैलेंस हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं, करेक्ट. सो इसलिए आपको अलग से कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना पड़ता है. इसलिए कैश बुक ही प्रिंसिपल बुक भी है, वही लेजर भी है. इसलिए कैश बुक इज सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो ट्रू लिखना है. एंड सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है कि कैश ट्रांजैक्शंस आर स्ट्रेट अवे रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच अ रिकॉर्ड लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. देयरफॉर द कैश बुक इज सब्सिडियरी बुक, but the cash book itself serves as the cash account and bank account. The balances are entered in the trial balance directly. The cash book therefore is a part of ledger also. Hence, it has also to be treated as principal book. The cash book is thus both a subsidiary book and principal book. So आपको ये पूरा रीजन मेंशन करना पड़ेगा. Third, debit balance as per cash book is same as overdraft as per passbook. So this is false. कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है. सो वो पासबुक का ओवरड्राफ्ट कैसे हो सकता है ना? पासबुक का वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, करेक्ट, या फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय क्रेडिट और फेवरेबल बैलेंस एज पर passbook. Next, D, warehouse rent paid for storage of finished inventory should be included in the cost of finished inventory. So storage cost is generally not included in the cost of inventory. So ये क्या है? D statement is false. Okay, storage cost is not included in the cost of inventory जनरली, बट अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है तो वो कॉस्ट में इंक्लूड होगा. जैसे इन केस ऑफ वाइन और राइस, जहां पर वो स्टोरेज का क्या है, पार्ट है. प्रोडक्शन प्रोसेस का अगर पार्ट है स्टोरेज कॉस्ट, तो वो कॉस्ट में इंक्लूड होगा. एंड अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है तो वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, वो P&L को डेबिट करना है. सो वेयर हाउसिंग कॉस्ट, ये सेंटेंस फॉल्स है, पहले लिखोगे. देन लिखोगे वेयर हाउसिंग कॉस्ट रिलेटेड टू फिनिश गुड्स आर एक्सपेंस्ड व्हेन इनकर्ड एंड नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री कॉस्ट
unless storage is incurred for the inventory ready for sale. That is until and unless storage is required as a part of the process of production of inventory, like in case of wine. Next, E, reducing balance method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together. So this sentence is true. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डेप्रीसिएशन चार्जेस रिड्यूस होते जाते. इनिशियली डेप्रीसिएशन चार्ज इज हायर एंड देयर आफ्टर इट रिड्यूसेस डेप्रीसिएशन, एंड रिपेयर्स मेंटेनेंस इनिशियली कम होता है एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आपके एसेट ओल्ड होता जाएगा वैसे वैसे रिपेयर्स मेंटेनेंस के चार्जेस बढ़ जाएंगे. सो डेप्रीसिएशन चार्जेस कम हो रहे हैं एंड रिपेयर्स मेंटेनेंस के चार्जेस बढ़ रहे हैं. सो इनिशियली रिपेयर्स मेंटेनेंस लो है एंड डेप्रीसिएशन ज़्यादा है तो वो यूनिफॉर्म चार्ज हो रहा है, एंड बाद में ऐसे हो रहा है ना, रिपेयर्स बढ़ रहा है एंड डेप्रीसिएशन कम हो रहा है. सो वो यूनिफॉर्म चार्ज ही आ रहा है. सो ये ट्रू है. कैसे एक्सप्लेन करना है देखो, इन द अर्ली पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ अ फिक्स एसेट, repairs and maintenance expenses are relatively low because the asset is new, whereas in later periods as the asset become old, repairs and maintenance expenses increase continuously. Under written down value method, depreciation charged is high in the initial period and reduced continuously in the later period. Thus depreciation and repairs maintenance expenses become more or less uniform throughout the useful life of the asset. Next देखो क्या है, a promissory note can be made payable to bearer. So ये false है. So bearer को हम पेमेंट नहीं करेंगे promissory note का. False, a promissory note cannot be made payable to bearer. It is payable to or to the order of certain person only. मतलब promissory note में जिसका नाम लिखा है उसको ही अमाउंट पेएबल आएगी, या उसके ऑर्डर, उसने जिसको ऑर्डर दी है उस पर्सन को पे कर सकते हैं. बट बेरर मतलब जिसके हाथ में promissory note है उसको पेमेंट नहीं मिलेगा. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट. सो सन्ड्री डेटर्स से हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस करते हैं ना, सो ये डेबिट नहीं होगा. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन द बैलेंस शीट इट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स. नेक्स्ट, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यूड. सो ये भी क्या है, फॉल्स है. गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाम का पूरा टॉपिक है. ओके, सो it is false, goodwill can be valued. So false, even though goodwill is intangible asset, it can be valued in terms of money. It can be measured in terms of physical units. Next, outstanding salaries for the previous year shall be shown as liability in the current year balance sheet. प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में नहीं आएंगे ना, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे. सो ये फॉल्स है. आई फॉल्स, इट शैल बी डिस्क्लोज्ड एज अ करंट लायबिलिटी इन द ओपनिंग बैलेंस शीट बिकॉज इट इज प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी. अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी cannot hold equity shares of the same company. So ये false है, वो दोनों shares held कर सकता है. So false, preference share holder can hold both equity shares and preference shares of the company. Any person can hold both kinds of shares. Next, a company is not allowed to issue shares at a discount to the public in general. So ये true है. ओके, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, एंड उसका एक्सेप्शन हमने देखा था, करेक्ट, सेक्शन 53 में दिया है ना एक्सेप्शन. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू एज पर सेक्शन
53 of the companies at 13. A company cannot issue shares at a discount except in case of issue of sweat equity shares to employees and directors. सो ये ट्रू और फॉल्स हो गए. नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन बाद में करते हैं, एंड में करेंगे. अभी जर्नल एंट्रीज करते हैं. प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत. सो कस्टमर्स चेक फॉर 4000 रिटर्न डिसऑनर्ड फॉर insufficient funds in his account. The customer had availed a cash discount of rupees 400. सो कस्टमर का चेक था 4000 का, वो डिसऑनर हुआ है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स इन द बैंक अकाउंट. एंड कस्टमर को हमने डिस्काउंट अलाउ किया था 400 का. सो जब कस्टमर से चेक रिसीव होता है तब हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट. उसको तब डिस्काउंट दिया था, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये एंट्री की रहेगी. तो अभी डिसऑनर के टाइम ये एंट्री आपको पूरी रिवर्स करनी है. ओके, सो एंट्री देखो क्या हो रही है. कस्टमर अकाउंट डेबिट 4400 टू बैंक अकाउंट 4000 टू डिस्काउंट अलाउड 400. सो देखो जब कस्टमर से चेक रिसीव होता है तब हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. ओके, यहां पर देखो आपको रीड अच्छे से करना है क्वेश्चन. कस्टमर्स चेक फॉर 4000. सो चेक 4000 का था, सो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा 4000. तब कस्टमर को हमने डिस्काउंट दिया था. द कस्टमर हैड अवेल्ड अ कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट है इसलिए रिकॉर्ड करना है बुक्स में. 400 का डिस्काउंट दिया था, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू कस्टमर अकाउंट 4400. एंड जब ये चेक डिसऑनर हुआ तो हमने अभी इसकी एंट्री रिवर्स कर दी. सो कस्टमर अकाउंट डेबिट 4400 टू बैंक 4000 टू डिस्काउंट अलाउड 400. ठीक है. So being customer check returned unpaid by bank, cash discount allowed earlier. Then next, income tax liability of proprietor 8500 was paid out of petty cash. So income tax liability of proprietor drawings होता है. हाँ, ओके, ये प्रोपराइटर का जो इनकम टैक्स है वो सिर्फ बिजनेस के इनकम पे नहीं है ना टैक्स, उसके जितने भी सारे इनकम है उस इनकम के ऊपर वो टैक्स पे कर रहा है, इसलिए उसको ड्रॉइंग्स ट्रीट किया जाता है. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट इसकी एंट्री होगी. ये टैक्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा, ये ड्रॉइंग्स में जाएगा. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट 8500 being income tax of proprietor paid out of business money. Then next, defective goods worth rupees 5000 are sold for 3000. सो सेल ऑफ गुड्स है, मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा. कैश आ रही है 3000 की एंड हमें एट लॉस सेल करना पड़ रहा है क्योंकि वो डिफेक्टिव गुड्स है. सो देयर इज अ लॉस ऑफ 2000. सो लॉस कौन से अकाउंट को जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो कैश अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट में पैसे आ गए 3000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2000 का लॉस टू सेल्स अकाउंट 5000. Next, purchase of goods from Sunny of the list price of 20,000. He allowed 5% trade discount. 200 cash discount was also allowed for quick payment. So 20,000 का 5% is 1000. So 19,000 के परचेसेस रिकॉर्ड करेंगे हम. ओके, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स में, हम ओनली कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे. सो परचेसेस अकाउंट डेबिट 19,000 टू कैश और टू बैंक 18,800 टू डिस्काउंट रिसीव 200. सो परचेसेस अकाउंट डेबिट 19,000 टू कैश और टू बैंक अकाउंट 18,800 टू डिस्काउंट रिसीव 200. नेक्स्ट,
परचेज गुड्स फ्रॉम सरह इंडस्ट्रीज फॉर 50,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच. सो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सरह इंडस्ट्रीज. सो 6% ईच है. हाँ, सो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है. परचेसेस अकाउंट डेबिट 50,000 एंड 6% 3,000 हो रहा है ना, 3,000 ईच. सो ये करेक्शन करो वहाँ पर. इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 3,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 3,000 टू सरह इंडस्ट्रीज 56,000. Next, goods given at charity costing 1,600, sale price 2,000, CGST and SGST at 6% each was paid at the time of purchase of such goods. Okay, so goods purchase करके as a charity, as a donation आपने दिया है, तो उसके ऊपर का जो GST है, इनपुट GST, वो रिवर्स करना पड़ेगा. ठीक है. एंड परचेसेस हम सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एज अ चैरिटी दे रहे हैं, तो सेल प्राइस नहीं आएगी. सेल प्राइस कब आएगी? जब आप सेल करोगे तभी सेल प्राइस आएगी. सो अभी कितना लेना है? 1,600. एंड 1,600 पे 6% से 96, CGST SGST रिवर्स होगा. सो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस टू इनपुट CGST 96 टू इनपुट SGST 96 एंड इसकी टोटल चैरिटी अकाउंट को डेबिट होगी. 1,600 प्लस 96 प्लस 96 1792. ओके. सो जर्नल एंट्रीज बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर RTP में उन्होंने कवर की है. सो ये जर्नल एंट्रीज सारे एक बार गो थ्रू करो, फिर से आप सॉल्व करो इसको नोटबुक में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है. क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आइदर एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एज कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट. सो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम XYZ लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर. अभी डिविडेंड रिसीव्ड मतलब रिसीट है एंड ये रिकरिंग नेचर की है, तो ये क्या आ जाएगा? रेवेन्यू रिसीट. सो फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट. सेकेंड देखो, amount spent for replacement of a petrol driven engine by CNG kit. So आपको ये पता होगा कि जो गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, सो वो इंजन रिप्लेस कर दिया. पेट्रोल ड्रिवन इंजन इज रिप्लेस बाय CNG किट. सो CNG किट लगाने की वजह से उसका जो रिकरिंग कॉस्ट है ना, पेट्रोल का कॉस्ट कम होने वाला है. सो अगर रिकरिंग कॉस्ट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिप्लेसमेंट, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं. ओके. सो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे एंड व्हीकल के कॉस्ट में वो ऐड होगा. सो ये सेकेंड वाला जो है उसका आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो यहाँ पर बहुत इजी है, एक्सप्लेनेशन तो कुछ देना नहीं है, सिर्फ कैपिटल है या रेवेन्यू वही बताना है आपको. सो रीजन क्या बताया वो याद रखो कंसेप्ट के लिए कि रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो पेट्रोल के रिकरिंग एक्सपेंसेस है, वो रिड्यूस हो रहे हैं. क्यों रिड्यूस हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस रिप्लेसमेंट. सो किसी कॉस्ट की वजह से रिकरिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं, तो वो कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक के इधर अभी ATM देखे हैं. ओके. सो ATM के वजह से एम्प्लॉयज वो कम रख सकते हैं बैंक में. सो एम्प्लॉयज को जो सैलरी पे करनी पड़ती है, जो रिकरिंग कॉस्ट है, वो कम हो गई ना सैलरी की बिकॉज ऑफ ATM. तो ATM क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ. नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेस ऑफ एन ओल्ड फैक्ट्री. सो ओल्ड फैक्ट्री हमने परचेस की है, सेकेंड हैंड फैक्ट्री परचेस की है एंड उसके ऊपर हम रिपेयरिंग एंड व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इसका मतलब ये है कि व्हाइट वॉशिंग करने के बाद, रिपेयरिंग करने के बाद ही उसको हम यूज कर सकते हैं. सो इस टाइप का जो कॉस्ट होता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. मतलब आपका एसेट रेडी टू यूज
होने तक के जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। सो ये कहाँ पर जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है, फैक्ट्री के कॉस्ट में इसको ऐड करना होता है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम एसेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस मतलब अगेन रिपेयरिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज। सो इसको भी ट्रीट करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, क्योंकि ये ओल्ड मशीनरी पे, सेकेंड हैंड मशीनरी पे हमने रिपेयरिंग का एक्सपेंस किया था आफ्टर परचेज, तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। एंड जो रिकरिंग रिपेयर्स का एक्सपेंडिचर होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। नाउ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज्ड बाय फायर, ओके। सो इन्वेंट्री डैमेज हो गई है एंड उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, तो ये रेवेन्यू रिसीट है। अगर फिक्स एसेट डैमेज हुआ रहता, डैमेज बाय फायर फिक्स एसेट, एंड उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम मिलता तो वो कैपिटल रिसीट है, ओके। यहाँ पर फिक्स एसेट नहीं डैमेज हुआ है, यहाँ पर इन्वेंट्री डैमेज हुई है, सो उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा इट इज रेवेन्यू रिसीट। नेक्स्ट एंट्रेंस फी 35,000 रिसीव्ड बाय सोसाइटी क्लब। सो एंट्रेंस फी रिसीव्ड वन टाइम ही रिसीट होती है, सो एंट्रेंस फी रिसीव्ड इज कैपिटल रिसीट, ओके। सो ये हो गया। नेक्स्ट फॉर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रॉ अप अ ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ श्री मोहन दास एज ऑन 31 मार्च 24। सो ये इजी है, ये ओरली फटाफट बताओ। कैपिटल ऑन क्रेडिट कॉलम, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कैरेज आउटवर्ड डेबिट, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स को क्रेडिट होता है, उसके अपोजिट सेल्स रिटर्न, सो ये डेबिट कॉलम में। रेंट एंड टैक्सेस डेबिट, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक डेबिट, सेंड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट कॉलम, कमीशन रिसीव क्रेडिट कॉलम, कैश एट बैंक डेबिट, ये क्लोजिंग स्टॉक है। सो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, वो नोट लिखनी है आपको। परचेसेस डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, सेल्स क्रेडिट कॉलम, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, परचेसेस डेबिट कॉलम में आएगा, तो रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट कॉलम। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कॉलम, सेंट्री डेटर्स डेबिट कॉलम, इन्वेस्टमेंट डेबिट कॉलम, कैश इन हैंड डेबिट, मोटरसाइकिल डेबिट, ये सारे एसेट्स है। एंड आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे नोट लिखनी है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 24 विल नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, स्पेलिंग रेक्टिफाई करो, ट्रायल बैलेंस, ट्रेल बैलेंस हुआ है, सो ये ट्रायल बैलेंस है। Next question is on rectification of errors. Mr. Mathur's trial balance as on 31st March 24 did not agree. The difference was put to suspense account. During the next trading period, मतलब next accounting year, the following errors were discovered. So देखो first, the total of purchase book of one page 7165 was carried forward to next page at 7615. So ओवरकास्टिंग हुआ है ना, एक्चुअल पेज की टोटल क्या है 7165 एंड उन्होंने लिया है 7615, सो डिफरेंस निकालो पहले, 7615 माइनस 7165, 450 का डिफरेंस है, ओके। सो देखो परचेसेस को ज्यादा डेबिट हुआ है ना, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज एट 7615, सो परचेसेस अकाउंट को ज्यादा डेबिट गया है तो उसको क्रेडिट देना है, एंड फिर डेबिट किसको देंगे, सस्पेंस को, सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस 450। बट यहाँ पर एरर्स कब रेक्टिफाई कर रहे हैं हम, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। सो आपको पता होगा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के केस में क्या करना है, अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में नॉमिनल अकाउंट है तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट,
टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, सो एंट्री क्या होगी देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 450 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 450। नेक्स्ट, a sale of rupees 281 was entered in the sales book as 821 and posted to the credit of customer account। so कहाँ पर मिस्टेक्स हुए हैं देखो, एक्चुअल सेल 281 का हुआ है बट सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है 821 को। ओके, सेल्स बुक से ही आगे कस्टमर अकाउंट में भी जाएगा ना, एंड कस्टमर अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया है, सो रेक्टिफिकेशन करते वक्त कस्टमर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। कस्टमर अकाउंट कितने से डेबिट करोगे देखो, सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ है एज 821, सो क्रेडिट भी कस्टमर अकाउंट हुआ है 821 से, सो 821 का जो क्रेडिट दिया गया है रॉन्ग, उसको रिवर्स करना पड़ेगा डेबिट देके। सो 821 का डेबिट एंड करेक्ट डेबिट 281 का, सो ये टोटल करो 281 प्लस 821 1102, 1102 से डेबिट करना पड़ेगा ये कस्टमर अकाउंट डेबिट। अभी वो बोल रहे हैं कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है 821, एक्चुअल कितना है 281, सो सेल्स अकाउंट में ज्यादा गया है अमाउंट, तो सेल्स अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। सो डिफरेंस फाइंड आउट करो अभी, 821 माइनस 281, 540 का सेल्स अकाउंट में जो ज्यादा अमाउंट गया है उसको रिवर्स करना है। सो सेल्स अकाउंट डेबिट 540 एंड फिर क्रेडिट देने के लिए कौन सा अकाउंट नहीं है, सो इसलिए टू सस्पेंस अकाउंट। ये टोटल करो इसकी 1642, एंड हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में एरर्स रेक्टिफाई कर रहे हैं। सो अगर नॉमिनल अकाउंट है तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, सो एंट्री क्या आएगी, P&L एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 540, सो सेल्स अकाउंट को रिप्लेस किया, कस्टमर अकाउंट डेबिट 1102 टू सस्पेंस अकाउंट 1642। नेक्स्ट, रिटर्न टू क्रेडिटर, रिटर्न टू क्रेडिटर मतलब क्या, परचेस रिटर्न 1595 वॉज एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड किया उसको, हाउएवर द क्रेडिटर्स अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड, सो क्रेडिटर्स अकाउंट में कुछ एरर नहीं है, उसका अकाउंट करेक्टली पोस्ट हुआ है। ओके, सो ये एक्चुअली रिटर्न टू क्रेडिटर है ना, एक्चुअल एंट्री रिटर्न टू क्रेडिटर मतलब परचेस रिटर्न की एंट्री है। सो परचेस रिटर्न की एंट्री कैसे होनी चाहिए बताओ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, वन फाइव नाइन फाइव, बट उन्होंने एंटर किया है इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट हुआ है मतलब, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा, परचेस रिटर्न को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, एंड क्रेडिटर अकाउंट करेक्टली डेबिट हुआ है, सो डेबिट किसको जाएगा फिर, सस्पेंस अकाउंट, सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू सेल्स रिटर्न या टू रिटर्न इनवर्ड।
1595 1595 एंड इन दोनों की टोटल 3190 सस्पेंस अकाउंट को डेबिट होगी एंड ये दोनों अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स है, इसलिए ये हमें रिप्लेस करना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3190। ओके, सो एंट्री क्या हो गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3190, करेक्शन ऑफ एरर बाय विच रिटर्न इनवर्ड अकाउंट was debited by 1595 instead of return outward account being credited. Next, a check of rupees 500 issued to supplier account shown under trade payable towards his dues has been wrongly debited to purchases account. तो purchase account को जो wrong debit हुआ है उनको देंगे credit and correct debit देंगे supplier account को. So supplier account debit to परचेसेस अकाउंट, बट यहाँ पर परचेसेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, सो इट शुड बी रिप्लेस बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, टू परचेसेस ही लिख दिया उन्होंने, सो वो करेक्शन करो, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट चाहिए, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 500, ठीक है. नेक्स्ट, goods worth rupees 1400 were dispatched to a customer before the close of the year but no invoice was made out. इनवॉइस ही नहीं बनाया तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है बुक्स में, सो हमें सेल की एंट्री करनी है. सो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1400. नेक्स्ट, goods worth rupees 1600 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book at the close of the year. The customer still had the option to return the goods. The gross profit margin was 20% on sale. So देखो ये सेल और रिटर्न बेसिस पे सेंड किया है, ओके, एंड इसको सेल बुक में ट्रेड भी कर दिया है, एंटर भी कर दिया है इन द सेल्स बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर, बट कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है टू रिटर्न द गुड्स. सो इसको सेल ट्रीट करके नहीं चलेगा, सो जो सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब सेल्स की एंट्री रिवर्स करनी है यहाँ पर, ओके, क्योंकि अभी तक कस्टमर के पास ऑप्शन है टू रिटर्न द गुड्स, सो इसको हम सेल ट्रीट नहीं कर सकते हैं. सो उन्होंने जो एंटर किया है इन द सेल्स बुक वो रिवर्स करना है. सो एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट 1600, बट सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, सो इट विल बी रिप्लेस बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 1600, ठीक है. एंड अगर ये सेल नहीं हुआ है, मतलब उस गुड्स के ओनर्स हम हैं, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, सो इसको क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है. सो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो इसके रेक्टिफिकेशन के लिए दो एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, एक सेल की एंट्री रिवर्स करनी है विथ सेलिंग प्राइस 1600 एंड दूसरी इन्वेंट्री की एंट्री दिखानी है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है. बट इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट, ओके. सो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट था 20% ऑन सेल्स, सो 1600 का 20% 320 माइनस करो, 1600 माइनस 320 1280 को रिकॉर्ड करोगे आप, ठीक है. नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 3000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. सो 3000 के सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, सो इसकी क्या एंट्री आएगी, हाँ नॉर्मल एंट्री पास करनी है, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट सेल्स क्या है नॉमिनल, इसलिए इट विल बी रिप्लेस्ड बाय
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सो आर अकाउंट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड देन लास्ट में एक एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट को, सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू माथुर्स कैपिटल अकाउंट। सो देखो यहाँ पर उन्होंने 7180 अमाउंट ली है, बट इसमें ये 500 भी हमें ऐड करने पड़ेंगे। ओके, ये परचेसेस को क्रेडिट नहीं होगा, इट विल बी क्रेडिटेड टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। सो ये 500 अगर ऐड करते हैं तो अमाउंट हो जाएगी 7680। Okay, so we have completed till rectification of errors. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यस, बाय बाय।